Hello everyone, this is Nia from Learning Hub and today we are again back with one of the another series। जैसा कि हमारी जो है क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही थी, तो आज की वीडियो में मैं जो आपके क्वेश्चन आंसर्स रखूंगी वो थोड़े से लॉन्ग रखूंगी बिकॉज अब का जो सीटेट पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आते हैं, लेंथी आते हैं। इट मीन्स कि 1 मिनट में उनको पढ़ना, एनालाइज करना, टिक लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरी आज की कोशिश यही है कि जो मैं क्वेश्चंस रखूं वो लॉन्ग रखूं ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी time, let's start. The first question will be here. Firstly, you will read, then I'll tell you the answer. Right? Take your time. Read it. So basically question क्या बोल रहा है? A teacher observes that a child can successfully solve a problem involving conservation of quantity when objects are presented in familiar context but makes error when same principle is presented in unfamiliar situation. Which interpretation is most appropriate? तो इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अगर आप बच्चे को सेम कंटेक्स्ट दे रहे हो किसी भी चीज का, तो उस कंटेक्स्ट में वो बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन जब आप कंटेक्स्ट चेंज करके उसको कोई प्रॉब्लम दे रहे हो तो वहां पे वो कंफ्यूज हो रहा है। तो लेट्स read the options. First option है the child has not developed conservation because performance must be consistent in every situation. First option क्या कह रही है कि जो child है उसके भी दिमाग में conservation का concept develop नहीं हुआ। Second situation क्या कह रही है the child may possesses the underlying concept but may need contextual support to transfer it. जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, वो इस सिचुएशन में, इस ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि जो उसका कंसेप्ट है उस चीज का वो कहीं ना कहीं अंडरलाए, मतलब छूट रहा है उसका कंसेप्ट, जिसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए उस कंसेप्ट को ट्रांसफर करने के लिए। राइट? जो हमारा थर्ड है वो क्या बोल रहा है द चाइल्ड इज फंक्शन So the child is functioning at the sensory motor stage. अब सेंसरी मोटर की तो सेंसेस की तरह पे कोई बात ही नहीं करेगी, कंटेक्स्ट की बात करी गई है। लास्ट ऑप्शन है द चाइल्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ओनली रोड मेमोराइजेशन, सिर्फ रट्टा लगा रहा है। एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, अगर पेपर में कहीं भी आ जाए ओनली जा इस ऑप्शन में लिखा हो तो उस ऑप्शन को हमेशा कम प्रेफर करें। राइट? तो ना तो इसमें रोड मेमोराइजेशन की कोई बात हो रही है, ना इसमें कोई सेंसेस की बात हुई है, और ना ही कंजर्वेशन की कंसेप्ट की भी इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली हमारा बी है कि जो बच्चे का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरलाइ हो रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। राइट? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज हियर, रीड इट फास्ट। A teacher gives a mathematical problem to a student. The student cannot solve it independently but solve it correctly after receiving free, careful, chosen hint. टीचर ने बच्चे को एक प्रॉब्लम दी, बच्चा उस प्रॉब्लम को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन जब टीचर ने उस सेम प्रॉब्लम के हिंट दिए बच्चे को तो क्या हुआ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये किसके अंदर आता है? ऑप्शंस देखिए। सबसे पहला क्लासिकल कंडीशनिंग में तो सपोर्ट का, हिंट का कुछ नाम ही नहीं था। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था। ट्रायल एंड एरर, ना बच्चा ट्राई बार बार कर रहा है, ना उसकी कोई गलतियां हो रही हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कुछ ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा वो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा सेकेंड, विच मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिस एरिया में हम बच्चे को एक एक्सटर्नल हेल्प देते हैं ताकि वो उस चीज को सॉल्व कर सके। राइट? नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, हियर इज इन योर स्क्रीन, रीड इट फास्ट। So the third question is basically which classroom practice represents effective scaffolding then simply providing answers. कौन सी क्लासरूम में स्कैफोल्डिंग की प्रैक्टिस को हम ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले है सॉल्विंग एवरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, हर डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देना बच्चे के लिए। गिविंग स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर वेन एवर दे मेक एन एरर, हमेशा तभी उनको सही आंसर दें जब वो करेक्ट एरर कर रहे हो, मतलब सॉरी, जब वो एरर कर रहे हो तभी उनको करेक्ट आंसर दें। थर्ड, प्रोवाइडिंग टेम्परेली प्रॉम्प्ट एंड ग्रेजुअली विथड्रॉइंग सपोर्ट एज कंपिटेंस डेवलप, उनको सिर्फ तभी सपोर्ट देना जब वो चाहते हैं, जब नीड है सपोर्ट की, और टाइम पे वो सपोर्ट वापस भी ले लेना ताकि वो सपोर्ट जो है उनकी डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना डाले। लास्ट ऑप्शन, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, बच्चे को कह देना मेमोराइज मतलब रट्टा लगा लेना। तो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा सी मतलब जब बच्चा चाहता है उसको तब सपोर्ट दो, जब उसको नीड है तब सपोर्ट दो, और जब उसका वो सपोर्ट पूरी हो जाए तो उससे वो सपोर्ट ले लो ताकि वो उसके डेवलपमेंट में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। राइट?
Now, coming towards the fourth question, here is your screen, read it fast. Yes, in the fourth question, a student refused to cheat in an examination because she believes that rules are necessary to maintain social order. एक बच्चे ने एग्जाम में चीटिंग करने से मना कर दिया क्योंकि उसको लगता था कि रूल सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन करने चाहिए. तो हमसे ये पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कोलरबर्ग द रीजनिंग मोस्ट क्लोजली कॉरेस्पॉन्डिंग टू, किस में आती है कोलरबर्ग की, किस पार्ट में आती है? पनिशमेंट, ऑबिडियंस. बच्चे ने पनिशमेंट के डर मारे चीटिंग नहीं की, पनिशमेंट का तो यहाँ पे कुछ नामो निशान भी नहीं है. इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इसकी तो कोलरबर्ग ने अपनी थ्योरी में बात ही नहीं की. गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, उसको सोशल प्रेज नहीं चाहिए ना, उसको किससे ये सुनना है कि वो ना गुड गर्ल है. उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जी हाँ, दिस इज द राइट ऑप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उसने मेंटेन सोशल ऑर्डर करना है, सोसाइटी के लॉज जो है उसको ब्रेक नहीं करना है. तो उस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है हमारा लॉ एंड ऑर्डर. पनिशमेंट की कोई बात नहीं करी गई, गुड बॉय गुड गर्ल का उसको कोई बेनिफिट नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस की तो कोलरबर्ग की थ्योरी में कोई बात ही नहीं है. सो द अवर करेक्ट ऑप्शन इज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. राइट. फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर इन योर स्क्रीन, फास्ट. मैं ये सीरीज थोड़ी सी फास्ट रख रही हूं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके. राइट. आई होप आप समझेंगे इस चीज को, ताकि आप फास्ट जो है इस टाइम पे अपनी रिवीजन कर सके. So here is the fifth question, read it fast. A teacher asks student to explain why a particular scientific phenomena occurs. एक पर्टिकुलर साइंटिफिक कोई चीज है कि ये क्यों होती है, टीचर ने बच्चे से पूछा कोई भी साइंटिफिक चीज. स्टूडेंट फर्स्ट प्रेजेंट देयर ओन एक्सप्लेनेशन, बच्चे ने पहले उसको खुद एक्सप्लेन किया, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद एक्टिविटी करी, फिर उसके बाद डिस्कस कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जर्वेशंस एंड देन मॉडिफाई देयर आइडियाज. कॉन्ट्राडिक्शंस की कि इसकी क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, इसका क्या अगेंस्ट इसके क्या हो सकता है, और अपने आइडिया को मॉडिफाई किया. विच प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, कौन सा प्रिंसिपल इसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट किया गया है? ऑप्शंस आर हियर. नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर टू लर्नर, टीचर से बच्चे को नॉलेज गई है? नहीं. लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट एंड रिकॉग्नाइज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, जी हाँ, बच्चे ने खुद अपनी नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की है और उसको शो किया है. थर्ड, लर्निंग प्राइमरली अकर्स थ्रू रेपिटेशन, रेपिटेशन की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में रेपिटेशन तो हो ही नहीं सकती. एरर्स शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड टू प्रिवेंट मिसकंसेप्शन, एरर्स और मिसकंसेप्शंस की भी कोई बात नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा बी, कि बच्चे ने खुद वो आइडिया कंस्ट्रक्ट किया और उस नॉलेज को क्या किया, प्रेजेंट किया. So, sixth question is, two students of the same age perform very differently on the same task. एक टास्क दो बच्चों को, सेम एज के बच्चों को दिया गया, लेकिन वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, उस टास्क को डिफरेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ आगे क्या पूछा गया है उन्होंने, विच रिस्पॉन्स बाय द टीचर इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एन इंक्लूसिव एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, जिसमें हम लर्नर को सेंटर में रख रहे हैं, लर्नर की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स है, जब हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसको हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं. तो लेट्स सी द ऑप्शंस. लेबल द वीकर स्टूडेंट्स एज लेस इंटेलिजेंट, जो वीक स्टूडेंट है दोनों में से उसको लेस इंटेलिजेंट बोल के लेबल कर दीजिए. नो, नेवर. लेबलिंग कभी भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाती. गिव वो स्टूडेंट एग्जैक्टली द सेम इंटरवेंशन, दोनों को बिल्कुल सेम इक्वल रखें, ये भी गलत है. C. Identify difference in prior knowledge, learning needs and strategies and provide appropriate support. दोनों की नीड्स देखो, दोनों की स्ट्रैटेजीज देखो, उसके अकॉर्डिंग उनको जिस चीज की सपोर्ट है उनको उस चीज की सपोर्ट दो. अगर A को 50% सपोर्ट चाहिए तो 50% दो, B को 30 चाहिए तो 30% दो, बट इट डिपेंड्स अपॉन देयर परफॉर्मेंस. सो यस, C इज द राइट आंसर. राइट. डी ऑप्शन है, परमानेंटली सेपरेट द वीकर स्टूडेंट. सेग्रीगेशन, सेपरेशन की बात कभी भी एजुकेशन पॉलिसी में नहीं की जाती. राइट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ. हियर इज योर स्क्रीन, फास्ट रीड इट. A student perform poorly on a traditional intelligence test but demonstrate excellent creativity, musical ability, problem solving skills in everyday situation. एक बच्चे ने कोई इंटेलिजेंट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसी बच्चे ने इतना एक्सीलेंट परफॉर्म किया कहाँ पे, क्रिएटिविटी, म्यूजिकल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. विच कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस चीज से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? इंटेलिजेंस इज कंप्लीटली
अगर अब इसमें इंटेलिजेंट एब्सेंट होती तो बच्चा ये सब भी कैसे करता जो उसने किया। इंटेलिजेंस कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। सिर्फ एक टेस्ट एक बच्चे की इंटेलिजेंस को प्रूव कर सकता है? नहीं, नेवर। सी, ह्यूमन एबिलिटीज आर मल्टी डायमेंशनल। जी हाँ, एक पर्सन के अंदर बहुत सारी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हो सकती हैं और ये बात हमारी जो है थ्योरी में प्रूफ भी है। हॉवर्ड गार्डनर की आई गेस वो थ्योरी है मल्टी इंटेलिजेंस की, उसमें ये बात क्या है, प्रूफ करी गई है। राइट, नेक्स्ट हमारा क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर अंडर रिलेटेड। नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। राइट, कि एक पर्सन के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती है। सपोज हो सकता है कि मैं राइटिंग में अच्छी ना हूं पर म्यूजिक डांस में बहुत अच्छी हूं, तो इसलिए मेरे को अंडररेट नहीं किया जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन कि वो किस फील्ड में ज्यादा इंटेलिजेंट है। राइट, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, हियर इज योर स्क्रीन, रीड इट फास्ट। A teacher conducts a short quiz during teaching, analyze the common errors and modifies the next lesson accordingly. एक टीचर ने क्या किया, एक शॉर्ट क्विज ली अपनी टीचिंग के दौरान, उसने आइडेंटिफाई किया जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे उस क्विज में कर रहे थे, तो अब टीचर ने अपनी उसको मॉडिफाई कर दिया क्विज को, किस अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, बेसिकली कौन सी लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, समेटिव है या नॉर्मेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, जो इन बिटवीन द कंटेक्स्ट के होती है। जब आप कुछ कर रहे हैं उसके इन बिटवीन जो होगी वो फॉर्मेटिव है, जो एंड ऑफ द ईयर में आप करेंगे वो सुमेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। राइट, नाउ 9th क्वेश्चन, हियर इज, रीड इट फास्ट। So our 9th question is, which practice would make formative assessment least effective? इसमें से ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट को बहुत कम इफेक्टिव बनाती है? आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन को आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल नहीं। गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप फीडबैक दे रहे हैं। यूजिंग एविडेंस टू मॉडिफाई इंस्ट्रक्शंस, एविडेंस का यूज करना अपने इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए। रिकॉर्डिंग मार्क्स विदाउट एनालाइजिंग स्टूडेंट्स एरर, नहीं, हमने जब तक बच्चे का एरर ही एनालाइज नहीं किया हम उसके मार्क्स को कैसे ऑब्जर्व या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी। राइट, 10th क्वेश्चन इज हियर इन योर स्क्रीन, रीड इट फास्ट। A child consistently struggle with reading despite receiving appropriate classroom instructions and demonstrating adequate opportunities to learn. The child frequently confuses letters, has difficulty decoding unfamiliar words and read it very slowly. बेसिकली इसमें लैंग्वेज की बात करी गई है कि उसको रीडिंग में, वर्ड्स को समझने में, इन सब में प्रॉब्लम है। अब देखा जाए तो इसमें बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज की बात करी है, लेकिन उसको कितना घुमा फिरा के उन्होंने बढ़ा दिया। यही चीज पेपर में कंफ्यूज करती है और इसी जगह पे आपको एक मेन वर्ड ढूंढना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल गया रीडिंग, अल्फाबेट्स वगैरह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरा होगा डिसलेक्सिया, जो कि हमारा क्या है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। राइट, आई होप आपके 10 में से 10 क्वेश्चन जो है सही होंगे। आज की क्लास जो है मैंने वो थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चंस पे रखी थी। नेक्स्ट क्लास हमारी असर्शन रीजंस पे रहेगी, क्योंकि आजकल असर्शन रीजन का पैटर्न डिसीटेड बहुत ज्यादा फॉलो कर रही है। होप आप सबके ये जो सेशंस है वो हेल्पफुल रह रहे होंगे। डू कमेंट एंड लाइक। सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।